वेलकम बैक है आपका सेल्स एथिक्स के पार्ट 2 में। इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि सेल्स एथिक किस तरीके से टाइम के साथ इवॉल्व हुई और कैसे सोसाइटी में बिजनेस प्रैक्टिसेस में इसकी वजह से चेंज आया। तो इस पार्ट में हम सेल्स एथिक के पास से लेकर अब तक के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि एंशियंट टाइम से लेकर 21st सेंचुरी तक किस तरीके से सेल्स एथिक इवॉल्व हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंशियंट सेल्स प्रैक्टिसेस से। तो इसे समझने के लिए एंड सेल्स एथिक के फाउंडेशन को समझने के लिए हमें एंशियंट रोम में जाना होगा, जहाँ पर मार्केट डेली लाइफ और ट्रेड में मेजर रोल प्ले करता था। तो एंशियंट रोम में रोमन फोरम नाम का एक सेंटर हुआ करता था, जो जाना जाता था कॉमर्स और ट्रेड के लिए। यहाँ पर बायर्स और सेलर जमा होते थे और चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, मोलभाव करते थे और ट्रांजेक्शन्स करते थे। यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था और चीज़ें लाइक खाना, कपड़े, बर्तन और गुलामों को भी एक्सचेंज किया जाता था बार्टर सिस्टम के जरिए, या ये कहो कि पैसों की मदद से। तो सौदेबाजी यहाँ पर होती थी और बायर और सेलर के बीच डिस्कशन भी होता था, तब तक जब तक कि दोनों चीज़ों को या फिर प्राइस को लेके एक डिसीजन पर नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ पर ट्रस्ट और रेपुटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, और ऐसे सेलर्स जो कंसिस्टेंटली अच्छी चीज़ें और सही तरीके से डील्स डन करते थे, उनकी रेपुटेशन बिल्ड होती थी। ये जो रेपुटेशन होती थी, ये इमीडिएट प्रॉफिट से ज़्यादा वैल्यूएबल होती थी। टेक ए नोट, ये रेपुटेशन इमीडिएट प्रॉफिट से ज़्यादा वैल्यूएबल होती थी, क्योंकि इससे कई बार लोग उनके पास आते थे, और यहाँ से क्या होता था, यहाँ से कस्टमर के बीच ट्रस्ट बिल्ड होता था, राइट। तो यहाँ पर भले ही सेल्स एथिक्स के लिए कोई रिटर्न कोड्स नहीं होते थे, पर यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स होते थे फेयरनेस और हॉनेस्टी से रिलेटेड। यहाँ पर अगर कोई सेलर धोखा करता था, तो उन्हें या तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते थे, जैसे कि उनकी ना सिर्फ रेपुटेशन जाती थी, बल्कि साथ ही साथ उन्हें बॉयकॉट कर दिया जाता था, या फिर पब्लिक शेमिंग का सामना करना पड़ता था, या फिर उन पर लीगल एक्शन भी लिया जाता था। तो इसके लिए रोमन गवर्नमेंट ने एडिल्स को अपॉइंट किया था, जो कि मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जिनका काम था मार्केट पर नजर रखना और ये देखना कि चीजें सही तरीके से हो रही है या फिर नहीं। यहाँ पर वो ये भी देखते थे कि स्किल्स और मेजर्स और ट्रांजैक्शन एक्यूरेट है या फिर नहीं। तो एंशियंट रोम में कुछ इस तरीके से इथिकल सेल्स प्रैक्टिस होती थी। अब हम बात करते हैं मेडिवल और रेनाइसेंस पीरियड तक कैसे सेल्स एथिक्स इवॉल्व हुई। तो यहाँ काफ़ी नई सेल्स प्रैक्टिसेस डेवलप हुई। चलो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो नॉर्थ यूरो में हैंसियाटिक लीग हुआ करती थी, जो कि क्लब था मेडिवल मर्चेंट्स के लिए। ये एक ग्रुप होता था सिटीज और टाउन्स का नॉर्थ यूरोप में, जो ट्रेड के लिए एक दूसरे से मिलता था। वो एक दूसरे की हेल्प करते थे शिप्स, चीज़ों और ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करके, ताकि बिजनेस ना सिर्फ सेफ तरीके से किया जा सके बल्कि प्रॉफिटेबल भी। तो हंसियाटिक सिटीज में मर्चेंट गिल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे सेल्स एथिक्स निभाने में। मर्चेंट गिल्ड्स एसोसिएशन होता था मर्चेंट्स और ट्रेडर का, जो प्रोटेक्ट करते थे ना सिर्फ एक दूसरे के इंटरेस्ट को बल्कि ट्रेड को भी प्रमोट करते थे। और तो और मर्चेंट गिल्ड्स अपने सिटीज में ट्रेड को कंट्रोल किया करते थे। उन्होंने रूल बनाए थे कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है और किसे बेचना है। ये क्वालिटी को मेंटेन रखता था और कंपटीशन भी फेयर होता था। पर कुछ गिल्ड्स के पास कुछ मोनोपोली थी, कुछ चीजें सिर्फ उन्हें ही ट्रेड करना अलाउ था, जो उन्हें काफी पावरफुल बनाता था। यहाँ पर गिल्ड्स ना सिर्फ प्रोटेक्ट करते थे मेंबर्स को, बल्कि वो हेल्प भी करते थे अगर मर्चेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आता था कस्टमर से, या फिर ये कहो कि चीजें गुम हो जाती थी या फिर चोरी हो जाती थी। तो गिल्ड्स वहां पर रूल्स को सेट करते थे अपने मेंबर्स के बिहेवियर के लिए, बिजनेस कैसे करना उसके लिए, और प्राइजेस के लिए भी। इससे ट्रस्ट आसानी से बिल्ड हो जाता था और फेयर तरीके से ट्रेड हो पाता था। क्या आपको पता है, लूबेक के हेंसियाटिक सिटी में अनाज बेचने वालों को स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स का यूज करना मैंडेटरी होता था। जो धोखा देने वाले मर्चेंट्स होते थे, उन्हें फाइन देना होता था और हमेशा के लिए उन्हें बैन कर दिया जाता था। ब्रक्स के हेंसियाटिक टाउन में मार्केट प्लेस हुआ करती थी, जो कि यूरोप के सभी ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती थी। वहां पर लोग लग्जरी चीजें, कपड़े और अचार बेचते थे, जहां पर नेगोशिएट करना अलाउ था। हेंसियाटिक लीग में कुछ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स और रिकॉर्ड भी बनाए गए थे, जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स को, जैसे कि चीज़ों के प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी को बताया गया था, जिससे साफ पता चलता था कि मॉडर्न बिजनेस की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। यहाँ पर स्पेसिफिकली फिश और टिम्बर को एक्सपोर्ट करने के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे। नोगोरोड के हंसियाटिक टाउन में रशियन फर ट्रेडर्स सिर्फ हंसियाटिक मर्चेंट से ही डील करते थे, क्योंकि वो हॉनेस्टी के लिए जाने जाते थे। ये जो ट्रस्ट था वो रेपुटेशन से बिल्ड हुआ था। ल्यूबेक की हंसियाटिक सिटी में एक ट्रेड कोड भी हुआ करता था, जिसे सुटेरिचर कहते थे, जहां पर कमर्शियल डिस्प्यूट भी सॉल्व होते थे। ये कोड मेंटेन करता था फेयरनेस और हॉनेस्टी को सेल्स में। नेक्स्ट हम जानेंगे कि 19th सेंचुरी में सेल्स एथिक्स किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई। तो ये बड़ा रिवॉल्यूशन था, जिससे आप काफी अच्छे से जानते हो, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यहाँ पर ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, बल्कि सोसाइटी में भी चेंज आया। यहाँ से नई सेल्स प्रैक्टिसेस ने जन्म लिया और असली सेल्स प्रोफेशनल ने भी।
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में फैक्ट्रीज और अर्बन सेंटर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे, जहां पर चीजों को मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट किया जाता था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला कि कैसे चीजों को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करना है। मास प्रोडक्शन टेक्निक की वजह से बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनने लगे, जो डिस्ट्रीब्यूट और सोल्ड किए जाते थे बड़े कस्टमर बेस को। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ी और गुड्स भी, यहाँ पर एक और ज़्यादा ऑर्गेनाइज और इफिशिएंट अप्रोच की जरूरत देखने को मिली, जिससे प्रोडक्ट को बेचा जा सके। इसने जन्म दिया नई सेल्स प्रैक्टिस को, जहां पर कुछ लोग या फिर ये कहो कि टीम मिलकर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करती थी। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ने लगी, प्रोफेशनल सेल्स पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया। यहाँ पर ये लोग बस चीज़ों को सेल नहीं करते थे, बल्कि वो ट्रेन थे, नॉलेजेबल भी थे और स्किल्ड भी थे सेल्स में। उन्हें लोग कस्टमर को समझने के लिए एक एक्सपर्ट्स की तरह दिखते थे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से उनकी नीड्स का पता लगा लेते थे और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जरिए कैसे उनकी वो नीड्स फुलफिल हो सकती थी ये बता देते थे। तो जैसे जैसे सेल्स प्रोफेशनल बढ़ते गए, ये पता चला कि इथिकल बिहेवियर होना कितना ज़्यादा जरूरी है, ना सिर्फ कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, बल्कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाने के लिए। तो यहाँ पर सेल्स इथिक के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, जिस पर फोकस करके ही सेल की जाती थी। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि सेल्स रेप को अपने कस्टमर को क्लियरली और एक्यूरेट सब कुछ बताना होता था। ट्रूथफुलनेस, मतलब कि उन्हें फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स अपने प्रोडक्ट के बिल्कुल भी नहीं करने होते थे और जो बोला है वो करना होता था। नेक्स्ट, फेयर प्राइजिंग, मतलब कि सेल्स रेप को अपना प्रोडक्ट रीजनेबल और कॉम्पिटिटिव प्राइस में ही बेचना होता था, जिससे कस्टमर को उसकी लगाई हुए पैसों की वैल्यू मिले। एक और इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट सेल्समैनशिप का इस पीरियड में ये था कि यहाँ पर कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड का इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई किया गया। तो सेल्स प्रोफेशनल यहाँ पर ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करते थे, ताकि रिपीट बिजनेस और पॉजिटिव रेफरल्स उन्हें मिल सके। तो इथिकल गाइडलाइन जो इमर्ज हुई थी 19th सेंचुरी में, उन्होंने नई सेल्स इथिक्स का फाउंडेशन रखा। प्रिंसिपल जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस, फेयर प्राइजिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग, इन पे फोकस करके ही सेल की जाती थी और सेल्स प्रोफेशनल के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करता था। अब हम बात करते हैं 20th सेंचुरी की। तो 20th सेंचुरी में कस्टमर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये वो पार्ट था जहां पर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और मीडिया चैनल्स मिलने शुरू हो गए थे। कंज्यूमर और ज्यादा यहाँ पर इन्फॉर्म हो रहा था, ना सिर्फ उस प्रोडक्ट को लेके जो वो खरीद रहा था, बल्कि बिजनेस के प्रैक्टिसेस को लेके भी। तो जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा इन्फॉर्म होता गया, वैसे वैसे गलत या ये कहो कि फ्रॉड एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस बढ़ती गई। कुछ बिजनेस अपने प्रोडक्ट को लेकर फॉल्स क्लेम करते थे ताकि उनकी सेल्स बढ़ सके। तो ये धोखेबाजी की प्रैक्टिस थी, इससे कंज्यूमर को मिसलीड किया जाता था और नुकसान पहुंचाया जाता था। यहाँ पर काफी सारी अनफेयर सेल्स प्रैक्टिसेस का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे आज भी ऑनलाइन में किया जाता है और उसका नाम है बेट एंड स्विच। तो उस टाइम में बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को बहुत लो प्राइस का बताते थे या फिर लालच देते थे उनको, और फिर जैसे ही वो लोग दुकान में आते थे, वो उन्हें महंगे सामान बेचते थे। तो इसे ध्यान में रखते हुए यूएस ने फेडरल ट्रेड कमीशन 1914 में पास किया था, जिससे कस्टमर को प्रोटेक्ट किया जा सके और बिजनेस को सही तरीके से प्रमोट किया जा सके। तो एफटीसी को यह अथॉरिटी थी कि वो इन्वेस्टिगेट करे और एक्शन ले उन बिजनेस पर जो डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग करते थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो बिजनेस फॉल्स क्लेम करता था अपने प्रोडक्ट के बारे में, उन पर लीगल एक्शन लिया जाता था। ये एक्ट ने उन लोगों पर बहुत बुरे तरीके से वार किया था जो अपना प्रोडक्ट धोखेबाजी से और कस्टमर को नुकसान पहुंचा के बेचते थे। एफटीसी एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट बना था कंज्यूमर राइट्स के लिए। उसने ये भी श्योर किया था कि कस्टमर के पास सारी सही इन्फो प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड, जिससे वो इन्फॉर्म तरीके से डिसीजन ले सके। कुछ बिजनेस में फॉल्स लेबलिंग भी की जाती थी और हार्मफुल प्रोडक्ट को सेफ बता के बेचा जाता था, तो इस पर भी उन्होंने एक्शंस लिए थे। एफटीसी का बहुत बड़ा इंपैक्ट ना सिर्फ बिजनेस प्रैक्टिसेस पर पड़ा था, बल्कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर भी। तो यूएस जिस तरीके से बिजनेस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करता था और कंज्यूमर को अपने प्रोटेक्ट करता था, उनका देखा देखी दूसरे कंट्रीज भी उसे फॉलो करने लगे। इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के लिए कंज्यूमर राइट्स और फेयर कंपटीशन के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बने। अब हम मिड 20th सेंचुरी में किस तरीके से सेल्स एथिक इवॉल्व हुई, इस बारे में जानेंगे। तो देखो, यहाँ पर प्रोफेशनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बढ़ी, जिसमें से एक थी एएमए, मतलब कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि सेल्स प्रोफेशनल अपना नेटवर्क बना सके, नॉलेज शेयर कर सके और अपनी स्किल सुधार सके। तो जैसे जैसे सेल्स इवॉल्व होती गई, इथिकल गाइडलाइंस की जरूरत बढ़ती गई। तो बिजनेसेस और सेल्स प्रोफेशनल ये जान गए कि इथिकल सेल्स ना सिर्फ कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है, बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस भी देती है।
सो प्रोफेशनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एएमए ने इनिशिएटिव लिया और खुद के इथिकल कोड्स बनाए जिसे हर एक सेल्स प्रोफेशनल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था। ये कोड्स इथिकल स्टैंडर्ड्स और सेल्स के बिहेवियर के बारे में बताते थे। सबसे कोर प्रिंसिपल जो था इन इथिकल कोड्स का वो था इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर सेल्स प्रोफेशनल को सेल्स करने लगाई जाती थी ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से और ये कमिटमेंट से कि वो जो भी करेगा सही करेगा, भले ही कितनी ही चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना आ जाए। तो इथिकल कोड सेल्स प्रोफेशनल को इंस्पायर करते थे कंज्यूमर के लिए करने के लिए। सो इथिकल सेल्स पर्सन जो होते थे ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते थे और तभी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे जब उन्हें लगता था कि सामने वाले की नीड जेन्युइनली इससे फुलफिल हो सकती है। तो सेल्स प्रोफेशनल को यहाँ पर मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना, फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स करना प्रोडक्ट के बारे में स्ट्रिक्टली मना था। तो जो भी यहाँ पर एथिकल कोड्स को वायलेट किया करता था उन पर ऑर्गेनाइजेशन एक्शन लेती थी या हमेशा के लिए उन्हें निकाल बाहर फेंकती थी। और तो और सेल्स प्रोफेशनल को डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट्स को फेयर एंड रिस्पेक्टफुल मैनर में सॉल्व करने के लिए इनकरेज किया जाता था। तो इस तरीके से इथिकल सेल्स मिड 20th सेंचुरी तक इवॉल्व हुई। अब मिड 20th सेंचुरी में इंडिया में क्या चल रहा था? तो तब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, राइट? और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारा फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर था। इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिफॉर्म्स के इनिशिएटिव्स लिए थे ताकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड को प्रमोट कर सके। तो मिड 20th सेंचुरी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल सामने आने लगे थे और इसे एज ए करियर चुनने लगे थे। तो इस रैपिड शिफ्ट ने इथिकल कंडक्ट की और ज़्यादा अहमियत हमें याद दिलाई। इसके लिए 1956 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जो था एमआरटीपी एक्ट, मतलब कि मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये एक्ट का मेन मोटिव कंपनीज को ज़्यादा पावर देने से रोकना था और पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कंट्रोल करना था। इसका ये भी एम था कि बिजनेसेस अपने कंपटीटर्स को बिल्कुल भी हर्ट ना कर पाए और कस्टमर को धोखा भी ना दे पाए। तो इंडिया में काफ़ी सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए जैसे कि इंडियन मर्चेंट चैम्बर और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इथिकल सेल्स प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर यह भी डिस्कस किया जाता था कि बिजनेस को इथिकल वे में कैसा करना है। यहाँ पर बिजनेस को उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी हाई करने के लिए कहा जाता था जो कि जरूरी था कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग रेगुलेशंस भी लाए ताकि मैनिपुलेटिव एडवर्टाइजिंग कोई कर ना सके। तो ये रेगुलेशंस प्रोटेक्ट करते थे कंज्यूमर को फॉल्स क्लेम करने वालों से। यहाँ पर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप जैसे कि सीजीएसआई मतलब कि कंज्यूमर गाइडलाइन सोसाइटी ऑफ इंडिया भी फॉर्म की गई जो लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताती थी और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में भी हेल्प किया करती थी। वो बिजनेस और इंडस्ट्री में नजर रखते थे कि वो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर रहे हैं या फिर नहीं और किसी तरीके से कंज्यूमर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। पता चलने पर वो उन पर लीगल एक्शन लिया करते थे। तो यहां से गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या फिर ये कहो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां से और ज्यादा एक्टिव होने लगे बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेके और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लेट 20th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यहां से इंटरनेशनल मार्केट पर एक्सपोजर और कंपटीशन बढ़ने लगा क्योंकि इंडियन कंपनीज अब ग्लोबली अपना बिजनेस करना चाहती थी। तो यहां पर उन्हें इंटरनेशनल इथिकल स्टैंडर्ड्स भी अपनाने थे ताकि वो कंपटीशन में बने रहे। लेट 20th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी में बड़ा एडवांसमेंट भी देखने को मिला। टेक्नोलॉजी ने रिवॉल्यूशन लाया सेल्स लैंडस्केप में काफी तरह से, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बढ़ने शुरू हो गए जिससे कंपनीज अब और ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सकती थी। यहां से ऑनलाइन इथिकल प्रैक्टिसेस का भी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, जैसे कि ट्रांजैक्शन सिक्योरली होना चाहिए, डाटा प्रोटेक्शन और प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी वगैरह वगैरह। तो टेक्नोलॉजी ने बिजनेसेस को अलाउ किया काफी सारे कस्टमर का डाटा कलेक्ट करने के लिए। कुछ जो बिजनेसेस थे वो इन्हें बेचा करते थे और इसका गलत इस्तेमाल होता था, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तेजी से एक टाइम में बढ़ने लगे थे। तो यहां पर डाटा प्राइवेसी और उसके यूसेज के रिगार्डिंग कुछ रूल्स भी फिर निकाले गए ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने इंडियन कंज्यूमर्स को भी एम्पावर किया। कंज्यूमर्स काफी सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को उनके प्राइजेस और क्वालिटी को इजीली कंपेयर कर पाते थे। इससे बिजनेसेस को इथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस को एडअप करना पड़ा ताकि वो कंज्यूमर का ट्रस्ट जीत सके। लेट 20th सेंचुरी में इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे रेगुलेशंस भी एनफोर्स किए इथिकल सेल्स प्रैक्टिस को करने के लिए। ये रेगुलेशंस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, फेयर कंपटीशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसी चीजों को कवर किया गया था। यहां से बिजनेसेस को लोगों के लिए कुछ करने की इंपॉर्टेंस पता चली। यहां से जन्म हुआ एक नए कॉन्सेप्ट का जिसे हम कहते हैं सीएसआर, मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया में इथिकल सेल्स के लिए। अब कंपनीज प्रॉफिट से बढ़कर करने लगी, मतलब कि इससे वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालने लगी एनवायरमेंट पर, लोगों पर डोनेशन करके, या फिर ये कहो अपने कंज्यूमर्स पर, या फिर एम्प्लॉयज पर, या फिर सोसाइटी पर। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको पिछले ही सेशन में बताए थे, राइट। नेक्स्ट
टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन बिजनेसेस को काफी सारे इथिकल गाइडलाइंस मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के फॉलो करने पड़े, जिसमें साफ कहा गया था कि मिसलीडिंग और धोखेबाजी करना या फिर फॉल्स क्लेम करना मना है और रिस्पॉन्सिबल मैनर में आपको कंटेंट क्रिएशन बनाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ग्लोबलाइजेशन ने बिजनेसेस को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया। उन्होंने यहाँ पे इथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस करने का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जिससे लोगों को, एनवायरमेंट को, सप्लायर्स को और वर्कर्स को इससे नुकसान ना हो। जैसे जैसे इथिकल सेल्स बढ़ती गई, ज्यादातर बिजनेस अपना पैसा इथिकल सेल्स ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने लगे और अपनी सेल्स टीम को इसके लिए ट्रेन करने लगे और उन्हें भी ये बताने लगे कि इथिकल सेल्स प्रिंसिपल्स फॉलो करने कितने ज्यादा जरूरी है, जिससे उनकी सेल्स टीम भी और ज्यादा अच्छे से कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर पाती थी। एंड फाइनली 21st सेंचुरी। सो 21st सेंचुरी में सेल्स इथिक का इवोल्यूशन पॉजिटिव एडवांसमेंट और मैनिपुलेटिव सेलिंग के साथ हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सेल करने की तो जगह दी, पर साथ ही साथ उन्होंने मैनिपुलेटिव सेलिंग को भी जगह दी, जिसका अब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया। कुछ लोग खुलेआम फॉल्स क्लेम करते हुए नजर आ रहे और मैनिपुलेटिव सेलिंग कर रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिलहाल कोई इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और यहां से मैनिपुलेटिव सेलिंग फिर एक बार बढ़नी चालू हो गई है। लाइक एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स का यूज करना, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, फॉल्स एडवर्टाइजिंग वगैरह वगैरह। ऑनलाइन प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी में खास चेंजेस देखने को अभी के टाइम में मिले। लाइक प्राइवेसी पॉलिसी आ गई, सिक्योर डाटा हैंडलिंग और सिर्फ सामने वाले के कंसेंट पर ही डाटा कलेक्ट किया जाता था। गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स वालों को रिफंड पॉलिसीज, प्राइसिंग, प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन और क्लियर रिटर्न के बारे में भी डायरेक्टली बताने का, और डिसेप्टिव सेल्स प्रैक्टिसेस लाइक बेट एंड स्विच, गलत क्लेम्स करने वालों पे भी रूल बनाए। लाइक एएससीआई कोड। एएससीआई कोड एफिलिएट मार्केटिंग की गाइडलाइंस को सेट करता है और ये बताता है कि कैसे सामने वाले को अपने प्रोडक्ट में फॉल्स क्लेम, झूठी चीजें नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ये स्पॉट करते हो तो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट ने कंपनीज को खुद राइट्स दिए है सीएसआर इंप्लीमेंट करने के लिए, पर प्रॉफिट के चलते हमारे इंडिया में कोई भी मार्केटिंग कंपनी इसे इंप्लीमेंट नहीं कर रही। और तो और एआई पर भी काफी सारे इथिकल गाइडलाइंस लगाए गए उसके एल्गोरिथम्स और यूसेज पर, जिससे बिजनेसेस उसका मिसयूज ना कर सके। तो इस तरीके से सेल्स इथिक अब तक इवॉल्व हुई। आई होप इस पार्ट से आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको तुरंत मिले। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।